प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है सामंतवाद का पतन। सामंतवादी व्यवस्था जो कि 9वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था थी। इसके बाद इसका पतन आरंभ हो गया था। सामंतवादी प्रथा के पतन के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, लेकिन इसका अंत सभी देशों में एक ही समय में नहीं हुआ। हर देश में इसका पतन अलग अलग समय में हुआ। जैसे इंग्लैंड में 1485 ईस्वी में, फ्रांस में 1789 ईस्वी में 1789, जर्मनी में 1848 और रूस में 1917 ईस्वी को हुआ था। तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे इसके पतन के लिए, जिनका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण था लोगों की दयनीय स्थिति। जैसे कि आपने पढ़ा है पीछे सामंतवादी व्यवस्था, उसमें आपने देखा है कि समाज का जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा कृषक दासों से संबंधित था। तो सामंतवादी व्यवस्था के अधीन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे सामंतों के द्वारा, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकते थे और सामंत की आज्ञा के अनुसार बिना कोई कार्य नहीं कर सकते थे। बहुत से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। सामंत के विरुद्ध वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते थे। सामंत अपना न्यायालय लगाते थे, जिसमें अपनी इच्छा अनुसार लोगों के मुकदमों का निर्णय करते थे और इन निर्णयों को अंतिम माना जाता था। इसके विरुद्ध कहीं वो अपील भी नहीं कर सकते थे। सामंत लोगों पर कई प्रकार के कर लगाते थे, जो कि उनको देना आवश्यक होता था। कृषक दास मेनर को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते थे, उस मेनर में ही उनको रहना पड़ता था। और अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए भी उन्हें सामंतों से अनुमति लेनी पड़ती थी। वो अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकते थे और इतनी कठिन मेहनत करने के बावजूद भी अधिकतर उनको भूखे पेट ही रहना पड़ता था। और इनके द्वारा की गई मेहनत से जो कमाई होती थी, उससे सामंत ऐश्वर्य, विलासिता का और शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। तो लोगों में धीरे धीरे आक्रोश फैलता जा रहा था और इस बढ़ते हुए आक्रोश के कारण ही सामंतवादी व्यवस्था को पतन का मुख देखना पड़ा। दूसरा है धर्म युद्धों का प्रभाव। आपको पहले पढ़ाया हुआ है, 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय ईसाइयों और मध्य एशिया के मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ था। ये युद्ध किस लिए हुआ था? ईसा मसीह की पवित्र जन्मस्थल जेरूसलम को आज़ाद करवाने के लिए लड़े गए थे। और ये युद्ध जो थे वो इतिहास में धर्म युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। और ये धर्म युद्ध जो थे वो पोप के अपील करने पर भारी संख्या में ईसाई जो थे वो इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से अधिकतर हिस्सा सामंतों का था, जो अपने सैनिकों के साथ इन युद्धों में हिस्सा लेने के लिए सम्मिलित हुए। और ये युद्ध जो थे वो लगभग काफ़ी लंबे समय तक चले। जैसे आपको बताया कि 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चले गए थे। तो इसमें भारी संख्या में सामंत और उनके सैनिक मारे गए, जिससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। राजा जो कि शक्तिहीन हो चुके थे सामंतों के कारण, उन्होंने अब सामंतों के पतन के कारण इसका लाभ उठाया, इस समय का लाभ उठाया और उन्होंने जो बचे खुचे सामंत थे उनका दमन कर दिया। तो जो धर्म युद्ध थे वो सामंतों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए और सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तीसरा है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। सामंतवादी व्यवस्था के कारण राजाओं की जो शक्ति थी वो सामंतों के हाथ में आ गई थी, क्योंकि राजाओं ने सामंतों को बहुत से अधिकार दे दिए थे और धीरे धीरे उन्होंने शक्तिशाली होने के बाद राजाओं का साथ देना छोड़ दिया था, कहना मानना बंद कर दिया था। उनको बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए थे, उनके अधीन एक विशाल सेना होती थी। तो इसलिए अब सामंतों ने शासकों का विरोध करना शुरू कर दिया और राजा उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। राजाओं की स्थिति पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे परिस्थितियों में बदलाव आया और 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में नए राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। ये राष्ट्रीय राज्य जो थे, इनके शासक काफ़ी शक्तिशाली थे। उनके पास एक शक्तिशाली और आधुनिक सेना थी। इस सेना को उन्होंने तोपों और बारूद से लैस किया
और दूसरी तरफ जो सामंत थे उनके अधीन सेना के पास पुराने शस्त्र थे और उनके लड़ाई के ढंग भी प्राचीन थे। इसलिए जो नए शासक थे उन्होंने सामंतों की शक्ति को कुचल दिया और धीरे धीरे सामंतों को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे सामंत व्यवस्था का अंत हुआ। फिर चौथा है किसानों के विद्रोह। 14वीं शताब्दी में किसानों के द्वारा किए गए विद्रोहों ने भी सामंतवादी प्रथा के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। 1347 ईस्वी से 1350 ईस्वी के दौरान यूरोप में भयानक बुबोनिक प्लेग फैल गया। इसे काली मौत के नाम से जाना जाता था। इस प्लेग के कारण यूरोप की एक बड़ी जनसंख्या मृत्यु के ग्रास बन गई, जिसमें अधिकतर संख्या किसानों की थी। जो बचे खुचे किसान थे वो अधिक मजदूरी की मांग करने लगे, लेकिन सामंतों ने उनकी इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पहले की तरह किसानों का शोषण करने लगे। इससे किसान जो थे वो विद्रोही हो गए और उन्होंने अनेक स्थानों पर सामंतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों में 1358 ईस्वी में 1358 ईस्वी में फ्रांस के किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसे जैकरी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और 1381 ईस्वी में इंग्लैंड के विद्रोह प्रमुख थे। इन विद्रोहों का सामंतों के द्वारा दमन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन विद्रोहों के कारण किसानों में एक नई चेतना का संचार हुआ और उन्होंने सामंतों के अत्याचारों को विरोध करना शुरू कर दिया और सहन करने से इनकार कर दिया। इससे सामंतवादी व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर है मध्य श्रेणी का उत्थान। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक मध्य श्रेणी का उत्थान हुआ, जिसने सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर विनाशकारी प्रभाव डाला। मध्य श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति शामिल थे। इनके अधीन यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति हुई। इसी कारण से समाज में मध्य श्रेणी को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी ने सामंतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का अंत करने के लिए शासकों को भी सहयोग दिया। शासक पहले ही सामंतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने मध्य श्रेणी के लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मध्य श्रेणी द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग के कारण ही शासक अपने लिए एक स्थायी और शक्तिशाली सेना का गठन कर सके और इससे सामंतों की शक्ति को गहरा आघात लगा और सामंतवादी व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हुई। फिर उसके बाद है सामंतों के आपसी झगड़े। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था। उस समय सामंत बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल जागीरें होती थी, इसलिए उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक भी होते थे। इनमें आपस में ईर्ष्या चलती रहती थी। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, इसलिए उनमें आपसी झगड़े चलते रहते थे। इन झगड़ों के लिए उनकी व्यक्तिगत शत्रुता, जागीरों की सीमाओं के संबंधी विवाद, लूट मार का लालच और पारिवारिक विवाद उत्तरदायी थे। इससे सामंतों की शक्ति कमजोर हुई और वो पतन की ओर अग्रसर हुए। अगला है नगरों का उत्थान। 15वीं शताब्दी में यूरोप में नगरों का उत्थान भी सामंतवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस समय में जो नए नगर अस्तित्व में आए उनमें से प्रमुख थे वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम और मिलान। ये नगर बहुत जल्दी व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए और यहाँ पर रहने वाले लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसलिए जो कृषक दास सामंतों के अधीन मेनर में रहते थे, उनके अत्याचारों से बचने के लिए इन नगरों में आकर बस गए। यहाँ उन्हें व्यवसाय के अच्छे अवसर प्राप्त हुए और इसके अलावा गाँव में रहने वाले बहुत से लोग यहाँ आकर बस गए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर सुविधाएं उनको प्राप्त होती थी। तो इस तरह से नगरों के उत्थान से सामंतवादी व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा। फिर है मुद्रा का प्रचलन। सामंतवादी काल में वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। वस्तु विनिमय क्या होता है कि उसमें मुद्रा के द्वारा लेन देन नहीं होता, बल्कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। तो सामंतवादी व्यवस्था में वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन मध्य युग में मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो गया और
इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब हर वस्तु मुद्रा के माध्यम से खरीदी जा सकती थी। मुद्रा के प्रचलन से लोगों को सामंतों के जुल्मों से भी छुटकारा मिल गया, उनके अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। अब वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए सामंतों के ऊपर निर्भर नहीं थे, बल्कि वो मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु को कहीं से भी खरीद सकते थे। इसके साथ साथ मुद्रा के प्रचलन के कारण अब राजा भी स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने पास एक स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। तो इसलिए अब उनको सामंतों के ऊपर निर्भर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इससे सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से सामंतवादी व्यवस्था को गहरा आघात लगा और सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया। धन्यवाद।